morning everyone. This is my next video on the topic Michaelis and Mention equation. This equation is a very important for everyone because this is the set question for BSc first year, second year and third year and MSc previous year. So let's start about these equation in this video. तो मैं आपको बताती हूँ कि जो माइकलिस एंड मेंशन है 1913 में उन्होंने क्या किया था कि एक थ्योरी दी थी. क्या थ्योरी थी वो, उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं इस इक्वेशन में. तो उन्होंने दिया था, इसीलिए इस इक्वेशन को उन्हीं के नाम पे रख दिया गया माइकलिस मेंशन इक्वेशन. ओके, तो हम बात करते हैं. इन्होंने बताया था इवॉल्व अ थ्योरी टू एक्सप्लेन द मोड ऑफ एंजाइम एक्शन इज बायोलॉजिकल रिएक्शन. बिल्कुल, पहले तो हम एंजाइम की बात कर ले. एंजाइम क्या है? एंजाइम आर द बायोकैटलिस्ट. बायोकैटलिस्ट मतलब कि ये जितनी भी हमारी डे टू डे लाइफ की प्रोसेस होती है उसको परफॉर्म कराने में, हमारी बॉडी की बात कर लीजिए या फिर प्लांट्स की बात कर लीजिए, सारे लिविंग मेम्बर्स में ये प्रेजेंट होता है. एंजाइम्स आर प्रोटीन. एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है. एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्ट करते हैं. अगर एंजाइम ना हो तो ना कोई किसी सबस्ट्रेट के साथ में कोई प्रोडक्ट बन पाएगा, कोई भी प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन नहीं हो सकता है. तो इन्होंने क्या किया कि एक्सप्लेन किया एंजाइम के एक्शन को. उन्होंने बताया कि ये एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है. फिर उन्होंने जब कैसे इसको जाना होगा उसके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो बताते हैं कि वाइल वर्किंग ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर बाय एंजाइम इन्वर्टेज. एक एंजाइम है जो कि शुगर पे जो एंजाइम एक्ट करता है उसे एंजाइम इन्वर्टेज कहते हैं. इसको उन्होंने देखा जब उन्होंने हाइड्रोलिसिस किया शुगर का, किसके हेल्प से? एंजाइम इन्वर्टेज के हेल्प से. तब वो समझ पाए कि क्या है एक्चुअली में एंजाइम एक्शन. फिर कहते हैं दे एक्सप्लेन दैट एंजाइम फर्स्ट बाइंड रिवर्सिबली विद द सबस्ट्रेट. देखिए, किसी भी एंजाइम के एक्शन के लिए दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है. पहली तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो. रिवर्सिबल मतलब ऐसी रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ भी हो जाए और फिर से पीछे भी आ सके. बैकवर्ड रिएक्शन दोनों हो तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है. और किसी भी एंजाइम के एक्शन में सबस्ट्रेट का होना मस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई एंजाइम होता है वो किसी भी सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट से बाइंड करता है. अभी एक्टिव साइट क्या है? किसी भी सबस्ट्रेट में ऐसी साइट जहाँ पे एंजाइम बाइंड करता है उसी को हम सबस्ट्रेट वो एक्टिव साइट के नाम से जानते हैं. रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. उसके बाद में क्या होता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है. सबस्ट्रेट इज अ बाउंड विद द एंजाइम इन सच अ वे इन द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करता है जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है. एंजाइम ई and substrate S reversibly react, enzyme substrate complex form, and the last is enzyme are released and free formed and product are formed. Okay, तो इसमें पता है ये जो पूरी प्रोसेस है इतनी फास्ट होती है कि जैसे एंजाइम ने सबस्ट्रेट से रिएक्ट किया, फटाफट से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया. और कॉम्प्लेक्स बनता ही नहीं है कि तुरंत ही हमारा प्रोडक्ट भी बन जाता है और एंजाइम वहाँ से रिलीज हो जाता है, प्रोडक्ट को छोड़ देता है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है. फिर उसी सेल में अगर कोई भी अदर टाइप ऑफ शुगर है तो फिर उस पर हाइड्रोलिसिस होगी इनके अकॉर्डिंग. फिर उस पर हाइड्रोलिसिस होगी, एंजाइम इन्वर्टेज प्रेजेंट होगा, फिर प्रोडक्ट बना, एंजाइम इन्वर्टेज निकला, फिर वो दूसरे शुगर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट किया, फिर वो उस पर प्रोडक्ट बना, फिर वो निकला. इतनी तेज़ी से हमारी बॉडी में ये प्रोसेस होती रहती है कि हमें इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता. और मतलब एंजाइम इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए. कुछ एंजाइम्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है इवन ह्यूमन बॉडी में भी और प्लांट्स की बॉडी में भी. जैसे कि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट में 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम होते हैं जो कि पूरी प्रोसेस को गवर्न करते हैं प्लांट के. तो ये कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब 25 एंजाइम्स हैं जो कि पूरे प्लांट की प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं. तो बिना एंजाइम के कोई भी रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं, चाहे वो प्लांट की बात हो चाहे वो एनिमल की बात हो. नो वन कैन रिएक्ट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम. रिएक्शन कभी प्रोसीड ही नहीं करेगी. इसीलिए कहते हैं कि जो एंजाइम होता है वो रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है और एक पॉइजन होता है जो कि रिएक्शन को क्या करता है? स्टॉप करता है, रोकने का काम करता है, इनहिबिटर का काम करता है. और जो एंजाइम होता है वो क्या करता है?
किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड आगे बढ़ाने का काम करता है। तो ये पूरा जो इक्वेशन था सिर्फ इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि एंजाइम के एक्शन के बारे में बताया गया, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये भी बताया गया कि बायोलॉजिकल रिएक्शन है, ये भी पता है हमें। बायोलॉजिकल है मीन्स प्लांट या फिर एनिमल्स के लिविंग केसेस में होगा। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, हाइड्रोलिसिस शुगर का, एंजाइम इन्वर्टेज उस पर यूज होगा। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना, उस पर एक्टिव साइट सबस्ट्रेट पे प्रेजेंट होना, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। फिर ये बताया जाता है कि जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट बनता है, तो एंजाइम रिलीज हो जाता है। ये यहाँ का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमें अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, उसका की पॉइंट अगर हम समझ जाते हैं ना, तो फिर हमें आगे ही समझने में बहुत दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि हमने एंजाइम के बारे में जान लिया कि एंजाइम है क्या, तो हम कुछ भी नहीं आ रहा था एंजाइम के बारे में लिख सकते हैं। शुगर पे जान लिया कि शुगर के हाइड्रोलिसिस के लिए कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, तब हम उसके बारे में लिख सकते हैं। अगर हम जान गए एक्टिव साइट है क्या, तो एक्टिव साइट को डिफाइन करके एंजाइम और सबस्ट्रेट की पूरी कॉम्प्लेक्स जो होती है, पूरी रिएक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। फिर कुछ वोकैब्स होते हैं, जैसे कि रिवर्सिबल हो गया, साइमल्टेनियस हो गया, प्रोसीड हो गया। इन सब के बारे में अगर हम थोड़े थोड़े वोकैब्स जो है, जो थोड़े से टिपिकल कह सकते हैं, वैसे तो नॉर्मली है, तो इनके बारे में अगर हम जान जाते हैं तो बहुत मुश्किल नहीं है कोई भी क्वेश्चन कर पाना। जैसे अगर एग्जांपल मैं बताऊं तो एल्गी एक चैप्टर है, एल्गी एक पूरा फाइलम है ना। तो अगर इस एल्गी में अगर हमें पता चल गया कि हाँ क्लोरोफिल क्या है, थैलस क्या है, और कुछ बेसिक उसके जैसे कुछ पिगमेंट्स होते हैं, ये जान गए कि ये पिगमेंट इसमें पाया जाता है, वो मतलब क्लोरोफिल ए इसमें क्लोरोफिल ए क्लोरोफाइसी में पाया जाता है ना। तो अगर हम बेसिक चीज़ें जान जाएँ तो उसके अंदर का कोई भी जीनस आ जाए, फिर वो हार्ड नहीं होता, एज इट इज़ वो अपने आप ही हमें ईजी लगने लगता है। तो ऐसे ही माइकलिस मेंटन इक्वेशन, जब हम इसका नाम सुनते हैं तो लगता है पता नहीं क्या है ये, बट है नहीं कुछ भी, इतना सिंपल सा इक्वेशन है जो कि 1913 में प्रपोज हो गया था, और बहुत छोटा सा है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो आप इसे थोड़ा सा अपना गौर करके स्टडी करिएगा। और फिर मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।